हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं आने वाली एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आज हम लोग कल की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी जो टॉपिक बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस पे चल रहे थे, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम यहाँ पर थ्योरी क्लासेस रिसर्च एप्टीट्यूड की बता रहे थे आपको। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, है ना। यहां तक ये तीन आपको स्टेप जो है हमने बताए थे। आज किस बारे में बात होने वाली है? रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, कलेक्टिंग द डेटा, प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी लोगों को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। जल्दी से स्टार्ट करिए। यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल पवन, यहाँ पर आप सभी लोग आंसर करते जाइएगा। अनुसंधान प्रक्रिया के चरण में सबसे पहले क्या आता है? किसी भी अनुसंधान समस्या का निरूपण करना। पहले पता लगे कि समस्या है क्या, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? साहित्य की समीक्षा। हम उसके बारे में व्यापक साहित्य की समीक्षा करेंगे, व्यापक रेंज को देखेंगे कि कहां तक हम रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, व्यापक क्षेत्र को देखेंगे। फिर आता है उद्देश्यों का विकास करना। फिर आएगा नमूना डिजाइन सहित अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा एकत्र करना, डेटा का प्रसंस्करण विश्लेषण करना, रिपोर्ट की तैयारी या परिणामों की प्रस्तुति करना। यानी सबसे लास्ट में क्या आता है? रिजल्ट आता है। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या आता है? निष्कर्ष की बात आती है, परिणामों की प्रस्तुति की बात आती है। तो जरा एक बार यहाँ पे देख लीजिए। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में जहां पर आता है कि पहले प्रॉब्लम पता लगाइए, उद्देश्य निर्धारित करिए, हाइपोथेसिस बनाइए। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम शून्य परिकल्पना से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस से या वैकल्पिक से। कौन सी परिकल्पना हम लोग बनाते हैं? वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव या शून्य परिकल्पना। हमारा शोध किससे शुरू होता है? जल्दी से एक बारी कमेंट करें इस आंसर को। हमारा शोध किससे शुरू होता है? वैकल्पिक परिकल्पना से या शून्य परिकल्पना से? जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं शून्य परिकल्पना, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं? HO यानी नल हाइपोथेसिस, जिसको हम शून्य परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। इन केस अगर हमें लगता है कि भाई अब ये हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, देन हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम H1 कहते हैं। यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज H1, व्हाट इज H0, ठीक है। H1 H0 दो चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है कलेक्टिंग एंड एवेलुएटिंग सेकेंडरी डेटा, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, एनालाइजिंग डेटा, और लास्ट में आता है रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमूना डिजाइन का निर्धारण। भाई सैंपल लेते हैं, सब चीजें करते हैं, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। तो नमूना क्या है? जनसंख्या का एक खंड जिसे संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। कहते नहीं है हम लोगों को एक सैंपल दिखा दीजिए। पता चला हम कोई चीज खरीदने गए हैं, हम उनसे कहते हैं भाई सैंपल दिखा दीजिए इसके, क्योंकि हम सैंपल देख करके ही जान जाते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके की चीज हमको चाहिए। सैंपल देखा है आप लोगों ने? कभी आप लोग गए होंगे शॉप पे, आप लोगों ने देखा होगा कि सैंपल क्या चीज होती है, देखा है? तो ये क्या मतलब होता है सैंपल दिखाने का? कि उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई हमको जो चीज मिलने वाली है वो कैसी है। सेम ऐसे ही नमूना जनसंख्या का सिर्फ एक खंड है जिसे कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।
नमूना प्रतिनिधि होना चाहिए। शोधकर्ताओं को बड़ी आबादी के विचार और व्यवहार का सटीक अनुमान लगाने की अनुमति भी देनी चाहिए। डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, क्या होता है नमूना या सैंपल? लार्ज ग्रुप बाय टेकिंग अ सैंपल, जिसमें हम कंक्लूजन किससे निकालते हैं? एक छोटे से सैंपल से पूरी पॉपुलेशन का निकाल देते हैं। Sample is a segment of the population selected to represent the population as a whole. Ideally, a sample should be representative and allow the researcher to make accurate estimate of the thought and the behavior of the larger population. अब सैम्पलिंग में हमारे सामने ये चीज आती है, सबको दिख रहा है ये? थम्स अप करो जरा एक बारी सबको अगर प्रॉपर दिख रहा है। क्या बना हुआ है? एक ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में सैंपलिंग के बारे में आपसे बात करी गई है। सैंपलिंग मेथड कितने तरीके के होते हैं? सैंपलिंग मेथड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है? पहली बात तो यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या है। कहां पे एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि कहां पे क्या चीज यूज होगी। तो जल्दी से बताइए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी संभाव्यता, जहां पे किसी चीज के होने की संभावना हो। संभाव्यता क्या चीज होती है? संभाव्यता, संभाव्यता में आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये 4 तरीके की सैंपलिंग आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वेंस सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल की सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, हेड और टेल आने की क्या संभावना है? 50-50 चांस है। दोनों को हमने बराबरी का दर्जा दिया, यानी 50-50 चांस है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड या टेल, यानी दोनों को हमने समान अवसर दिए। जहां पे हम सैंपलिंग में समान चीजों को महत्व देते हैं, ठीक है, समान चांस देते हैं, इक्वल चांस देते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आएगी, यानी या तो ये हो पाएगा या वो हो पाएगा। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, इक्वल चांस नहीं होता है। अब स्नोबॉल है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? स्नोबॉल को और किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ पर स्नोबॉल में हम 50-50 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने कहा ऐसा करिए कि आप लोग हमारे चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, मान लीजिए मैंने विशाल से कहा, पवन से कहा, है ना, नवीन से कहा कि वाईटी चैनल पे लोगों को जोड़िए, यानी हमने एक चेन बनाने के लिए कहा, हम उस चेन पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चेन पे चल रहे हैं, यानी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते हुए नेटवर्क बनाते हुए चल रहे हैं। लेकिन कितना बनेगा हमें नहीं पता, हमारा 50-50 चांसेस हो ही नहीं सकता है वहां पे, है ना, क्योंकि चेन सिंपल है, चेन सैंपलिंग है। कन्वेंस सैंपलिंग, जो सुविधा के अनुसार मिल जाए। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमें कोई बुक चाहिए या कुछ चाहिए, हमें बड़ी सुविधा से मिलती, वही सुविधा यहाँ पे है कन्वेंस सैंपलिंग, सुविधा अनुसार जो सैंपल हमें मिल जाए। जजमेंटल, यानी जिसके बारे में, जजमेंटल या पर्पसिव, यानी जिसके बारे में ऑलरेडी आपका उद्देश्य बना है कि हमें ये करना है। जजमेंटल या पर्पसिव में, यानी हमें पहले ही हमने उसका उद्देश्य बना रखा है, तो 50-50 होने के क्या चांसेस है? बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। कोटा सैंपलिंग, जहां पे हम एक कोटा ले लेते हैं कि भाई हमने इस पे काम करना है, उसको हम कोटा सैंपलिंग कह देंगे। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड, जब हम स्तरीकृत कर देंगे,
सिस्टमैटिक कर देंगे, क्लस्टर करेंगे, सिंपल रैंडम। तो सैम्पलिंग मेथड में ये दो चीजें आती हैं, आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक में संभाव्यता होती है और एक में संभाव्यता नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि मान लीजिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमने खरीदी एक लॉटरी की टिकट, लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी में अलग अलग लोगों ने अपना अपना नंबर लगाया। हुआ क्या, अब वहां पे एक जो है नाम लिया जाता है या पर्चियां बनाई जाती, उसमें किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, यानी समान अवसर दिए जाते हैं सभी को। वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लॉटरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, समझ में आ रही है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर यहां पे आप देख रहे हो छोटे छोटे खंडों में इसको बनाया गया। मान लीजिए किसी प्लॉट के बारे में जानना चाह रहे हैं, देखिए मैप बना हुआ है, मैप में किसी पर्टिकुलर खंड के बारे में, क्लस्टर के बारे में, छोटे छोटे भूखंडों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैपिंग है। अदरवाइज पूरे पॉपुलेशन में से जो छोटे छोटे हिस्से बना के हम उस पर काम करें। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी मान लीजिए हमारा टारगेट है कि भाई हम 100 लोगों को टारगेट करेंगे और फिर वहां से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यानी हमें पता है कि हमें 100 लोगों को मैसेज करना है और उनसे हमें क्वेश्चन का आंसर लेना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई 5,000 से 6,000, 2,000 से 3,000, 3,000 से 4,000, सबका अलग अलग स्तर है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा हाँ भाई हमें जो है स्ट्रेटिफाइड में क्या हो गया, एक स्तर हो गया। कोई कह रहा है कि हम 50% क्लास हमें अच्छी लगती है, कोई कहे 40% अच्छी लगती है, कोई कहे 100% अच्छी लगती है, यानी अलग अलग लेवल की बात करी गई है यहाँ पे, किसमें, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम स्तरीकृत कहते हैं। इनमें क्या होता है, इन सभी में ही समान अवसर दिए जाते हैं, इसीलिए इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी चीज के होने की संभावना, ठीक है, 50-50 रहती है। ये हो गया आपके यहां पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नमूना के प्रकार, संभाव्यता, गैर संभाव्यता, पढ़ते जाइएगा मेरे साथ साथ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा नमूनाकरण प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के नमूना चुने जाने की एक निश्चित संभाव्य संभावना होती है, यानी उन्हीं में से किसी को हमें चुनना है। लेकिन गैर संभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी, जो मौका चयन प्रक्रियाओं का उपयोग ही नहीं करती, जरूरी नहीं है कि सबको मौका मिले, बल्कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। Probability sampling, a sampling procedure in which each element of the population has a fixed probabilistic chance of being selected for the sample. Non-probability sampling technique do not use chance selection procedure but rather rely on personal judgment of the researcher. ठीक है, इसलिए उसमें समान अवसर नहीं मिलते हैं। पहली बात आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक संभाव्यता नमूनाकरण टेक्निक जिसमें कि तत्व के चयन की ज्ञात और समान संभावना होती है, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। प्रत्येक तत्व को हर दूसरे तत्व से स्वतंत्र रूप से चुना जाता है और नमूना फ्रेम से यादृच्छिक रैंडमली खींचा जाता है। यादृच्छिक यानी रैंडमली कहीं से भी चुना गया। अब मान लीजिए आप केबीसी की बात करें, कौन बनेगा करोड़पति, तो केबीसी में जाने के लिए क्या होता है, जब वहां पे कैंडिडेट को बुलाया जाता है या फोन किया जाता है, भाई बहुत सारे लोगों ने आंसर किया होगा, क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे बहुत सारे किया, फिर वो लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटराइज रेंडमली आपको जो है सेलेक्ट करेंगे। तो वहां पे किस तरीके का सैंपल यूज किया जाएगा, वहां पे हम किस तरीके का सैंपल यूज कर रहे हैं, वहां पे जनता को बुलाया जाता है, सभी को पता है, सबको पता है ना कि बीच में से जनता के बुलाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जवाब भी देते हैं इस चीज का।
ये विधि लॉटरी प्रणाली के समतुल्य है, जिसमें नामों को एक कंटेनर में रखा जाता है, कंटेनर को हिलाया जाता है और फिर निष्पक्ष तरीके से विजेताओं के नाम निकाले जाते हैं। एक सरल यादृच्छिक नमूना निकालने के लिए शोधकर्ता पहले एक नमूना फ्रेम संकलित करता है। प्रत्येक तत्व को विशिष्ट पहचान संख्या सौंपी जाती है। फिर नमूने में किन तत्वों को शामिल करना है, ये निर्धारित करने के लिए यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न की जाती हैं। सिंपल रैंडम, a probability sampling technique in which element has a known and equal probability of selection. Every element is selected independently of every other element and the sample is drawn by a random procedure from a sampling frame. ये किस तरीके की होती है, जैसे लॉटरी सिस्टम में सबको अलग अलग नंबर दिया होता है और वहां से सिलेक्शन किया जाता है कि भाई किसको जिताया जाए। वो लोग, ऐसा नहीं है कि सबके नाम जानते है ना, समान चांस दिया जाता है सभी को, वहां पे समान चांस दिया जाता है सभी को। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? सिंपल रैंडम क्या होता है, सबको समझ में आया या नहीं आया, एक बारी कंफर्म करना जरा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा व्यवस्थित नमूनाकरण। टारगेट है कि हमें भाई इतना हमें काम करना है, या हमें इतने लोगों से, हमें मान लीजिए अगर फीडबैक लेना है तो मैंने टारगेट किया कि मैं 100 लोगों से फीडबैक ले लूंगी और उनमें से मैं सेलेक्ट कर लूंगी कि मुझे क्या चाहिए, उसमें से ही मुझे सैंपल निकालने हैं। किसमें से निकालने हैं? उसी में से ही मुझे सैंपल निकालने हैं। ठीक है। व्यवस्थित नमूना, नमूने प्रारंभिक बिंदु का चयन करके चुना जाता है। फिर नमूना फ्रेम से उत्तराधिकार में प्रत्येक आईटीएस तत्वों को चुना जाता है। 25 नमूना अंतराल, जनसंख्या आकार, ये सारी चीजें निर्धारित करके ही इसका चुनाव किया जाता है। जैसे जनसंख्या में 1 लाख तत्व हैं, उनमें से 1000 का नमूना वांछित है और नमूना अंतराल 1 और 100 के बीच यादृच्छिक संख्या का चयन करना। यह संख्या 23 है तो नमूने में जो तत्व होंगे 23, 123, 323, 423, 523। एक गेम होता था, अगर आपको ध्यान हो, एक गेम आता था, शायद अभी भी आप लोगों ने सुना होगा। उसमें नंबर लगाने के लिए इस तरीके की गोटियां आती थी, उसमें नंबर आप सेलेक्ट करिए और उसमें लगाते जाइए। जिसके नंबर सीरीज में आते थे वो उस सीरीज को जीत जाता था। नाम बता सकते हैं वो कौन सी गेम थी? कौन सा गेम था, कुछ बता सकते हैं? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो गेम खेलते थे और उसमें सीरीज आती थी, उसमें जो है नंबर आते थे और उस नंबर का ही सीरीज बनाना होता था। वही है सिस्टमैटिक, सिस्टम से चीजों को करना। In systematic sampling, the sample is chosen by selecting a random starting point and then picking every ith element in succession from the sampling frame. ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। उसके आगे बढ़ते हैं हम। स्त्रीकृत, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। स्त्रीकृत यानी जनसंख्या को परस्पर अन्य विषम समूहों में या लेवल्स में बांट दिया जाता है और फिर हमें नमूना लिया जाता है। ये 2 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या को उप आबादी या स्तरों में विभाजित किया जाता है। स्तर परस्पर अनन्य सामूहिक रूप से संपूर्ण होने चाहिए, जिसमें प्रत्येक जनसंख्या को एक और केवल एक ही स्तर को सौंपा जाना चाहिए। कोई भी जनसंख्या तत्व छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तत्वों को प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, आमतौर पर सरल यादृच्छिक नमूना। स्त्रीकृत क्या हुआ? मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, उसमें मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है, या फिर वहां से भी इन्होंने निकाल लिया, वहां से भी इन्होंने निकाल लिया किसको, कि कितने ऐसे हैं जो एडल्ट हैं, कितने ऐसे हैं जो ओल्ड हैं, ठीक है ना। फिर उनकी जो राय, जो एडवाइस है या जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको लिया, अलग अलग लेवल में उसको डिवाइड कर दिया कि भाई बच्चों का क्या कहना है, जो एडल्ट है उनका क्या कहना है, उसके बारे में, किसी चीज के बारे में अलग अलग लोगों से। लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने? सभी लोगों को इन्वॉल्व कर दिया।
मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लेवल की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को छोड़ दें, आपको पूरी जनसंख्या को उसमें इन्वॉल्व करना है, और यही है आपका स्तरीकृत होना। यानी आपका किस में हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, population is divided into mutually exclusive heterogeneous group strata, then random sampling is drawn from each group strata. It is a two-step process in which the population is partitioned into subpopulation or strata. The strata should be mutually exclusive and collectively exhaustive in that every population element should be assigned to one and only one stratum and no population element should be omitted. ठीक है, फिर आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर जनसंख्या को ब्लॉक जैसे परस्पर अन्य समूहों में विभाजित किया जाता है और शोधकर्ता साक्षात्कार के लिए समूह का एक नमूना तैयार करता है। यानी छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करना क्या कहलाता है, क्लस्टर। एक दो चरणीय संभाव्यता, अब जैसे मान लीजिए आप लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि अब मान लीजिए हम जिस एरिया में रहते हैं हमको एक अलग सेक्टर दिया गया, इस सेक्टर का एक अलग विधायक होगा या इस सेक्टर का एक अलग जो है सांसद होगा या विधायक होगा, अलग अलग सेक्टर या अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करके उसको काम किया जाता है। एक दो चरणीय संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक जहां लक्ष्य आबादी को पहले परस्पर सामूहिक रूप से उप आबादी में विभाजित किया जाता है, जिसे क्लस्टर छोटे छोटे समूहों में किया जाता है। RSRS जैसी संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक के आधार पर समूहों का एक यादृच्छिक नमूना चुना जाता है। प्रत्येक चयनित क्लस्टर के लिए या तो सभी तत्वों को नमूना में शामिल किया जाता है या तत्वों का एक नमूना संभावित रूप से तैयार किया जाता है। मान लो सरकार ने कहा भैया देखिए हमें पोलियो की ड्रॉप पिलानी है, हमें पोलियो की ड्रॉप पिलानी है, तो क्या किया जाएगा, या हमें जनगणना करनी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बंदा पूरा, मान लीजिए हम कानपुर में रह रहे हैं, वो कानपुर में थोड़ी ना पूरा इकट्ठा आ जाएगा, उस वहां पर भी छोटे छोटे ब्लॉकों में करा जाएगा। भाई कानपुर में कहाँ, फिर कौन से एरिया में, फिर कौन से ब्लॉक में, छोटे छोटे ब्लॉक में, फिर वहां से सैंपल उठाया जाएगा। तो जब उनको छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे ग्रुप्स में या ब्लॉक्स में जब हम डिवाइडेड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्लस्टर, क्षेत्र नमूना। होता है कि नहीं होता है भाई, वो जनगणना करने आते हैं, हो सकता है भाई छोटी सी किसी गली में भी उनको जाना पड़े, उनको वहां का टारगेट मिला। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप सच एज ब्लॉक एंड द रिसर्चर ड्रॉ अ सैंपल ऑफ द ग्रुप टू इंटरव्यू। A two-step probability sampling technique where the target population is first divided into mutually exclusive, collectively exhaustive subpopulation called cluster, and then a random sample of cluster is selected based on probability sampling technique such as SRS. For each selected cluster, either all the elements are included in the sample or a sample of element is drawn probabilistically. ठीक है, उसके बाद वहां से जो सैंपल उठाए जाते हैं समान अवसर के होते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, इन दोनों का डिफरेंस या फिर सैंपल, रैंडम सैंपल क्या चीज है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या है, इन लोगों के जो डिफरेंस है एग्जाम में आप सबसे पूछे जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सबने आज क्लास के बाद इन सब के डिफरेंसेस को अपने पास नोट डाउन करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को प्रॉपर आप लोगों को एक पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि काफी कंटेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज को अपनी तरफ से भी नोट्स बनाना है, हिंदी में चाहो इंग्लिश में चाहो। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, यानी स्तरीकृत और क्लस्टर नमूनाकरण के बीच में अंतर क्या होता है। सुविधा नमूनाकरण ये किसके अंतर्गत आता है, इसको पढ़ लेना, स्तरीकृत और क्लस्टर नमूनाकरण के बीच। यहां हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे इतना ही था, रुको जरा एक मिनट। ये जो सैंपलिंग का आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इसका हिंदी में मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब, नॉन प्रोबेबिलिटी अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी।
जल्दी से भैया सब लोग मेंबरशिप ले लो, जिससे कि सारे के सारे आप लोग पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। फिर कोई कहेगा नहीं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई वो या वो चीज नहीं समझ में। आज मैं सब्सक्राइबर मोड ऑन कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बट कल से आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए यूट्यूब के थ्रू, या डायरेक्टली हमारे से भी टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सुविधा नमूनाकरण। सुविधा यानी हमें किसी चीज की सुविधा मिल रही है, कोई चीज हमें आसानी से मिल रही है, हमें पता है कि वो कैसे मिल सकती है, सुविधा। अब मान लीजिए कि हमें कोई सैंपल चाहिए, हमारी जान पहचान है पास में, मैंने हरीश को बोला हरीश ऐसा करो यार मेरे को सुविधाजनक, सॉरी सुविधाजनक कह रहे, सुविधाजनक तो वो हुआ ना कि जहां कोई चीज इजीली मिल जाए। मैंने हरीश को बोला कि मुझे एक ऐसे सैंपल चाहिए कि जो हमारे बुक में हमें लगाने हैं। हरीश ने कहा ठीक है मैम हम आपको अरेंज कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें वो इजिली मिल गया ना, वो इजिली मिल गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वेंस सैंपलिंग हो जाएगा, है ना। जुगाड़ और टेक्नोलॉजी चल गई, हमने सुविधा के अनुसार अपना मंगा लिया, तो कन्वेंस सैंपलिंग हो जाएगी वहां पे। दूसरा चीज, सुविधाजनक नमूना प्राप्त करने का प्रयास करता है। नमूनाकरण इकाइयों का चयन मुख्य रूप से साक्षात्कारता पर छोड़ दिया जाता है। अक्सर प्रतिभागियों का चयन इसलिए किया जाता है कि वे सही समय पर सही जगह पर होते हैं। निर्णयात्मक नमूनाकरण, इसमें शोधकर्ता के निर्णय के आधार पर जनसंख्या तत्वों का चयन किया जाता है। यानी जैसा कि उन्होंने सोचा है कि रिसर्चर कह रहा है कि नहीं भाई यहां से आप डेटा कलेक्शन करो या सैंपल कलेक्शन करो, तो ऑलरेडी वो सोच चुका है, उसे पता है कि वहीं से लेना है। अब उसने कहा कि नहीं भाई मुझे न्यूज चैनल से ये कंटेंट चाहिए या ये सैंपल उठा लो क्योंकि मुझे इस न्यूज पे अपना रिसर्च बनाना है ना। तो उसने पहले डिसाइड कर लिया, यानी शोधकर्ता निर्णय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए नमूने में शामिल किए जाने वाले तत्वों को चुनता है, क्योंकि ऐसा मानता है कि वे रुचि के आबादी के प्रतिनिधि हैं या अन्यथा उपयुक्त हैं। क्या हो जाएगा, आपकी रुचियों को उसको लगता है कि उसको पता है, उसको एक्सपीरियंस है उस चीज का। Judgmental sampling, it is a form of conveyance sampling in which the population element are selected based on the judgment of the researcher। मतलब उसको पता है उस चीज का, एक्सपर्टाइज है इसमें कि कहां से हम सैंपल को हमें उठाना चाहिए कि जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें सैंपल है वो सही मिले। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी सैंपलिंग यूज होगी, जजमेंटल पर्पसिव, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, कोटा नमूनाकरण। दो चरणों वाला प्रतिबंधित निर्णयात्मक नमूनाकरण, मतलब ये भी निर्णयात्मक नमूनाकरण में आ गया। पहले चरण में जनसंख्या तत्वों की नियंत्रण श्रेणियां या कोटा विकसित करना शामिल है। दूसरे चरण में सुविधा या निर्णय के आधार पर नमूना तत्वों का चयन करना। It is a two-stage restricted judgmental sampling. The first stage consists of developing control categories or quotas of population element। यानी हमने किसी एक कोटा को उठा लिया, हमने उस पर काम करना शुरू किया। In the second stage, sample element are selected based on conveyance और judgment। अब मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोटा सैंपलिंग है उसमें पहले चरण में जनसंख्या तत्वों का नियंत्रण या श्रेणियां विकसित करना शामिल होता है, दूसरे में सुविधा या निर्णय के आधार पर, यानी कन्वेंस सैंपलिंग भी आ रहा है, जजमेंटल भी आ रहा है, तत्वों का चयन किया जाता है। किसके अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए, कोटा नमूनाकरण के अंतर्गत। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, एक ऐसी रणनीति जिसमें आप प्रतिभागी शोधकर्ता अन्य व्यक्तियों को क्या देते हैं, रिफरल। ये वाला क्वेश्चन आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। स्नोबॉल से क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आता है कि व्हाट इज स्नोबॉल। या नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग का क्या मतलब हुआ, किसके अंतर्गत आता है, तो वो हमारा हो गया स्नोबॉल। किसके अंतर्गत हो गया, स्नोबॉल के अंतर्गत हो गया, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में देखो, रिफरल देते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं कहीं पर आपने कोई कहता है कि भाई देखिए हमारे यहाँ से आप कोर्स ले लीजिए,
आप ऐसा करिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप वहां से आपसे कहा जाता है कि देखिए हमारा जो पैकेज है 1999 का है और आप हमारा रिफरल कोड यूज करिए, और रिफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 5% या 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली डिस्काउंट कोई भी नहीं देता है, डिस्काउंट कोई भी नहीं देता है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो रिफरल दिया जाता है और उसका लालच देके उसको जोड़ा जाता है। जैसे कि कई ऐसी कंपनियां भी हैं, आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे, वहां देखते होंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। या अगर आप मीशो के बारे में आप जानते हो, या आप ये जो है ग्लो रोड आ रही है आजकल, है ना, इन सब के बारे में जानते हो, तो ये सब क्या है, चेन ही तो बनाती जा रही है आगे। थैंक यू नेहा। ठीक है, ये क्या बनाती जा रही है, चेन ही बनाती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नोबॉल यानी हम अपने नेटवर्क को बढ़ाना, हम लोगों के नेटवर्क को बढ़ाना। स्नोबॉल नमूनों की जनसंख्या के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें यादृच्छिक रूप से नहीं चुना जाता, उसमें हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, समान अवसर नहीं मिलते। स्नोबॉल नमूनों का उपयोग आमतौर पर उन समूहों की जांच करने के लिए किया जाता है जिनमें कुछ अद्वितीय, दुर्लभ या असामान्य गुणवत्ता होती हैं। ऐसे समूह जिनमें सदस्य एक दूसरे को किसी संगठन या समान अनुभव के माध्यम से जानते हैं, है ना, जैसे नेटवर्किंग। स्नोबॉल नमूनों का उपयोग मैराथन धावकों, सहायता समूहों में भाग लेने वाले, कैंसर से बचे लोगों की पहचान करने या मार्केटिंग करने, सेल्स करने, इन सब चीजों में किया जाता है। इसका दूसरा नाम है चेन सैंपलिंग, नेटवर्क सैंपलिंग। किसका यूज किया जाता है इसमें, रिफरल का यूज किया जाता है। जहां पे भी रिफरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, देन आपका सीधा आंसर किस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। आपको सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या होता है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी है पहली बात, दूसरी बात ये नेटवर्क बेस्ड है, रिफरल बेस्ड है, ठीक है। यहां पे जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, अभी किसी को डाउट हो तो जल्दी बोलो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपका कंप्लीट हुआ है, यानी सैंपलिंग कंप्लीट हो चुका है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? अभी पीडीएफ पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटर नॉलेज ये मेंबरशिप इसलिए है जिससे कि मैं आप सभी लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में भी आपको पता है काफी मेहनत लगती है, और आप लोग उस चीज की वैल्यू भी कर सको कि नहीं भाई कोई चीज, भाई होता क्या है कि मैं फ्री में दे रही हूँ, बट बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि फ्री की चीज बेकार होती है। तो एक तरीके से दो चीजें हो जाती हैं मेंबरशिप से, एक तो आपका राइट हो जाता है, आप कंटेंट देखते हो, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो जिम्मेदारी से। दूसरी चीज कि आप जब ये करते हो तो कंटेंट की वैल्यू भी करते हो। तो दो चीजें हैं। बाकी आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये पीडीएफ भी जो क्लास में पढ़ रहे हो ये भी आपको मिलेगी। कोई डाउट हुआ आराम से इसको उठाओ और पढ़ो, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को कौन बेनिफिट ले सकता है, जो हमारे क्लास के मेंबर होंगे, जो हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। डेटा संग्रह के लिए उपकरण, डेटा कलेक्शन आता है रिसर्च में। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या काम करना है और उसके लिए जो डेटा है उसको कहां से कलेक्ट करना है। कोई बात नहीं कमल, लेट नहीं हो, टाइम पे ही हो, पढ़ लेना, ये पूरा पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई, आपको इतनी सारी पीडीएफ मिल रही हैं, आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और उसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे, और उसके अलावा आप क्या मिल रहे हैं, आपको डेली क्विज मिल रही है टेलीग्राम पे, बच्चे सारी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सपोर्ट करना है। ना कोई बैच है ना कोई फीस है, सिर्फ आप एक सपोर्टर बन रहे हो चैनल के, कोई चीज ना खरीद रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सिर्फ आप उस चीज की वैल्यू कर रहे हो,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से 89 रुपीज या 199 रुपीज आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो भी आप लेना चाहो ये आपके ऊपर है, मेंबरशिप। ठीक है, अच्छा, एक अनुसंधान उपकरण के निर्माण के दिशा निर्देश, अगर हमें कोई रिसर्च टूल है तो उसके लिए हमें किस तरीके की चीजों को देखना होगा। अपने अध्ययन के लिए विशिष्ट उद्देश्य या शोध प्रश्नों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध करें। अगर हमें रिसर्च टूल का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है, तो हमें पता होगा कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। वस्तुनिष्ठ या शोध प्रश्न के लिए उन सभी प्रश्नों की सूची बनाएं जिनका उत्तर आप अपने अध्ययन के माध्यम से देना चाहते हैं। प्रत्येक शोध प्रश्न ले उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी सूचीबद्ध करें और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न तैयार करें। गाइडलाइन टू कंस्ट्रक्ट अ रिसर्च टूल, clearly define, individually list all the specific objective or research question. Step 2, for each objective research question, list all the associated question that you want to answer through the study. Step 3, take each research question listed in step 2 and list the information required to answer it. Formulate question to obtain this information. बात आती है क्वेश्चनर की। प्रश्नावली, क्वेश्चन एयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इस समय एनटीए सबसे ज्यादा पूछ रहा है। क्वेश्चन एयर क्या चीज होती है, व्हाट इज क्वेश्चन एयर? आप जो मेंबरशिप है देख सकते हैं, हमारे चैनल के होम पे चले जाए, होम प्रोफाइल पे सब्सक्राइब बटन के साथ में ही ज्वाइन बटन बना हुआ है, वहां से ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रश्नावली क्या चीज होती है, क्वेश्चनएयर कौन बताना चाहेगा? क्वेश्चनएयर या प्रश्नावली क्या चीज होती है? प्रश्नावली प्रश्नों का एक ऐसा सेट जो उत्तरदाताओं को उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो अपेक्षित है उसकी व्याख्या करते हैं और फिर स्वयं उत्तर लिखते हैं। प्रश्नावली ये हो गई प्रश्नावली। और साक्षात्कार अनुसूची क्या है? इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है जब शोधकर्ता प्रश्न पूछता है और साक्षात्कार अनुसूची पर उत्तरदाता के उत्तर को रिकॉर्ड करता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूचित। चूंकि प्रश्न पूछने के कई तरीके हैं, लेकिन प्रश्नावली बहुत लचीली होती है। बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए पहले प्रश्नावली को सावधानी पूर्वक विकसित और परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी कि मान लीजिए टीचर आपसे कहता है कि अच्छा बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, ये क्या हुआ, यस और नो, क्या हो गया ये? क्लोज एंडेड, यानी उसको पता है कि आपको इसी में से ही आंसर करना है। ओपन एंडेड मतलब उसने एमसीक्यू पूछा, उसने आपको 4 ऑप्शन दिए कि अब आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या आप अगर उसमें कुछ अपना ऐड करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। तो ये क्या हो गया? ओपन एंडेड। आप अपने ऑप्शन भी उसमें ऐड कर सकते हो। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, दोनों समझ में आया? क्वेश्चनएयर कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चनएयर यानी प्रश्नावली जो प्रश्नों का एक सेट होता है जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए इस क्वेश्चन के क्या आंसर हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अ क्वेश्चनएयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट of question represented to a respondent for answer. The respondent read the question, interpret what is expected and then write down the answer themselves. Interview schedule, it is called an interview schedule. साक्षात्कार अनुसूची, when the researcher asks the question and record the respondent reply on interview schedule. Because there are many ways to ask question, the questionnaire is very flexible. The questionnaire should be developed, tested carefully before being used on a large scale. ये कितने टाइप का होता है क्वेश्चनएयर? 3 तरीके का, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्वेश्चनएयर समझ में आ गया? वेरी गुड।
पढ़ते जाइए, कितना कंटेंट आपका तैयार हो रहा है आपको खुद नहीं पता चलेगा। वहीं बुक उठाओगे तो हो सकता है थोड़ी देर में ये लगने लगे कि यार ये तो बाउंस मार रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम बुक उठाते हैं, हम पूरे फोकस्ड हैं, हम बिल्कुल हमें ये लग रहा है यार ये टॉपिक तो मुझे फिनिश करना है। हमने उठाया यूनिट 2 में रिसर्च के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, बट जहां पे सैम्पलिंग आई, जहां पे हमारे स्टेप्स आए, वहां पे हमारे को लगता है कि यार अब तो किताब बंद कर दो, अब समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बारी हाथ उठा लो जरा। कितने लोग ऐसा करते हैं कि भाई उठाते हैं, मैं पूरी, उनको लगता है कि यार मेरे को ऐसे ही काम करना है, बट होता क्या है लास्ट तक आते आते नहीं समझ में आता और हम किताब बंद कर देते हैं अपनी। होता है प्रिया? और किसके साथ होता है भाई, ईमानदारी से जवाब दो, मेरे साथ भी होता था। और होता क्या है, जिस टॉपिक को हो सकता है पूरी बुक की बुक आप पढ़ लो, पूरी बुक आप पढ़ लो, लेकिन जो मान लीजिए अगर आपने एक टॉपिक भी छोड़ दिया, भगवान जाने कैसे एग्जामिनर को पता लगता था कि पूरी बुक में मैंने बस एक ये टॉपिक छोड़ दिया है, बस वही पूछ लिया जाता था। बड़े पंगा होता था, मतलब जो टॉपिक लगता था यार बड़ा बोरिंग है, चलो छोड़ो, बाकी तो पूरा हमने पढ़ ही लिया है ना, बट होता क्या है पता चला वही टॉपिक पूछ लिया और जो याद किया है ना जिस टॉपिक पे, उससे कम क्वेश्चन आ गए। मेरे साथ तो अक्सर होता था भाई ये सब। तो ऐसा ही होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, हो सकता है हमारा इंटेंशन सही है, हमारे ऑब्जेक्टिव सही है, हम फोकस्ड भी हैं, लेकिन जहां पे टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगा, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में खट से मैसेज आया किसी फ्रेंड का, वही वहीं लग गए। यूट्यूब से कोई मैसेज आ गया कि भाई एक रील आई है नई नई देख लो, मूवी आई है, वहां लग गए, काम खत्म, टाटा बाय बाय, है ना? होता है ना हिमांशु, कुंदन? चलो वेरी गुड। उसके बाद आता है डेटा का। अब भाई हमने सैंपल ले लिए, सैंपलिंग डिजाइन कर ली, अब डेटा का कलेक्शन भी हो गया। अनुसंधान समस्या तैयार करने के बाद डिजाइन विकसित किया, अनुसंधान उपकरण का निर्माण किया, नमूना चुना, नमूना चुनने के बाद डेटा एकत्र किया, जिससे आप अध्ययन के लिए निष्कर्ष निकालेंगे। आपकी योजनाओं के आधार पर साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं, प्रश्नावली भेज सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, हैविंग फॉर्मुलेटेड द रिसर्च प्रॉब्लम, डेवलप्ड अ स्टडी डिजाइन, कंस्ट्रक्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्ट सैंपल। अभी हमने क्या पढ़ा, सैंपल, फिर क्या आएगा, कलेक्ट द डेटा विच यू विल ड्रॉ इन्फ्रेंस कंक्लूजन फॉर द स्टडी। डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान यू माइट कमेंस इंटरव्यू, मतलब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि भाई आपको तो डेटा चाहिए, क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। फिर आता है जो डेटा आपने लिया उसको प्रसंस्करण करना, प्रोसेस करना, विश्लेषण करना। डेटा के प्रसंस्करण विश्लेषण में कई ऑपरेशन शामिल होते हैं, इसमें एक आता है संपादन करना, या इसके डेटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशन में आपसे चीजें पूछी जाती है कि संपादन क्या है, त्रुटियों चूकों का पता लगाना, जब संभव हो उन्हें ठीक करने के लिए कच्चे डेटा की जांच करना, संपादन। यहां से आपके ये दोनों में डिफरेंस आता है, वर्गीकरण और सारणीकरण। वर्गीकरण सामान्य विशेषताओं के आधार पर डेटा को समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया, क्लासिफाइड करना डेटा को। सारणीकरण क्या है, कच्चे डेटा को सारांशित करना आगे के विश्लेषण के लिए और उसे संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया, कॉलम और पंक्तियां, टेबुलेशन जिसको कहते हैं, टेबल बना के उसको पूरे स्ट्रक्चर को बनाना। वर्गीकरण क्लासिफाइड करना, और आपका सारणीयन में क्या आ जाएगा, सारणीयन में आ जाएगा आपने एक टेबल बनाई, और टेबल बना के हमने उसको पूरी तरीके से कॉलम एंड रोज में पूरा सिस्टमेटिक बना दिया। सारणीकरण स्थान बचाता है, व्याख्यात्मक वर्णनात्मक कथनों को न्यूनतम करता है, तुलना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, सारांश त्रुटियों को चूक पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है ना? ये सारी चीजें हैं। सारणीकरण को सरल और जटिल सारणीकरण के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको सब लोग जरा पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में, ऐसा ना हो पता चला अभी भी नींद आने लग जाए। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, भाई डेटा कलेक्शन किया, उसकी प्रोसेसिंग में एडिटिंग आ गई, यानी जो भी हमने कलेक्शन किया है रॉ डेटा उसको सही करना,
फिर आता है क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप और क्लासेस, जहां पे हम ग्रुप और क्लासेस में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से उनको डिवाइड करके रखें। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग द सेम इन कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डेटा विश्लेषण के तरीके। डेटा विश्लेषण, अब हमें डेटा विश्लेषण करना है तो उसके लिए हम गुणात्मक डेटा का भी यूज कर सकते हैं, हम मात्रात्मक, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों ही आपको पता है। कंप्यूटर का उपयोग करके भी डेटा विश्लेषण किया जाता है। सबसे आम सॉफ्टवेयर है SPSS और इसका फुल फॉर्म अब आप लोग बताएंगे। सबके साथ होता है ना भव्य, वेरी गुड। चलो तरन्नुम जरा बेटा इसका आंसर बताओ। SPSS हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है और आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये है। थैंक यू आशु, चीजें समझ में भी आएंगी बेटा। अमित मैं बोर हो रही हूँ यार, ये टॉपिक ऐसा है, कोई अगर ये कह रहा है कि भाई हमें यूजीसी नेट पढ़ने लगे हैं या यूपीएससी की बात करें या यूजीसी नेट की बात करें, जिसमें भी कॉन्सेप्ट आता है वो बोरिंग ही होता है। जो पीएचडी का प्रोसेस होता है वो सबसे बोरिंग होता है। ये टॉपिक ही आपने जो उठाया है ये बोरिंग है। आप अगर हम बात करें एसएससी में आप गए, आपने क्या किया, एसएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम हुआ, काम खत्म, जॉब लग गई, टाटा बाय बाय। आपने आईबीपीएस का एग्जाम दिया, बैंक का एग्जाम दिया, आपने क्या किया, वहां पे तैयारी करी, तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप निकल गए। लेकिन ये जो आपकी फील्ड है ये शोध से जुड़ी है और शोध लंबा चलने वाला होता है। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, दीपशिका ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया, वेरी गुड दीपशिका। ये चीजें लंबे चलने वाली प्रोसेस होती है और अगर कोई ये कहता है अरे मेरे को बड़ा मजा आ रहा है और ये है वो है, मैं बोर नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा है ये जो इसरो वाले हैं, इनको कभी देखा है, इनकी शक्लें देखी कभी आपने? कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और आपको पता है ये दिन रात मेहनत करते हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं, अपने काम को मजे से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काम मजेदार है नहीं, वो भी बोरिंग है। लेकिन बोरिंग काम को भी जब आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी और उस काम में आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव आपको पता है, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव ये भी पता है। डेटा एनालिसिस के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, उसमें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कॉमन इस समय पूछा जा रहा है, इसके नोट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा बना लीजिएगा, SPSS। लास्ट में आता है निष्कर्षों की रिपोर्ट करना। आपने सब कुछ कर लिया, अब जो क्वेश्चन आपने किया उस क्वेश्चन का आंसर या रिपोर्ट द फाइंडिंग आपको करना है। रिपोर्ट लिखना अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम, कई लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। रिपोर्ट दुनिया को बताती है कि आपने क्या किया, आपने क्या खोजा, आपने अपने निष्कर्षों से क्या निष्कर्ष निकाला। रिपोर्ट एकेडमिक शैली में लिखी जानी चाहिए। अब आपने मान लीजिए चंद्रयान बनाया, आपने दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, आपने चंद्रयान 1 बनाया, नहीं हुआ, दूसरा बनाया, नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं होगा इनको कि भाई आपको कैसा लगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने 3 बनाया सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल हो गए चंद्रयान 3 को पूरा स्टैब्लिश करने में, मिशन में लगाने में। सब कह रहे हैं भैया, अपने प्रोफाइल पे लगा रहे हैं, अपने फेसबुक पे लगा रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं। यानी ये जो हमारी दुनिया है ना, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये किसको पूछती है? जो सक्सेसफुल होता है। जो हार जाता है उसने चाहे लास्ट टाइम तक खूब मेहनत करी हो, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। समझ आ रही है ना? इसलिए आप लोग मेहनत करो और इस हद तक मेहनत होनी चाहिए कि कोई ये ना कहने पाए कि अरे बड़े आए थे मेहनत करने वाले, बड़े आए थे यूजीसी नेट करने वाले, देख लो क्या हुआ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप यूजीसी नेट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप पीएचडी नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं। आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? हुनर होना चाहिए। पीडब्ल्यू वाला सुना है आपने? फिजिक्स वाला के बारे में कौन कौन जानता है?
कौन कौन पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला के बारे में जानता है? क्या इनके पास कोई डिग्री है क्या? बताओ भाई जल्दी। नहीं है? कोई डिग्री है? नहीं है। खान सर के पास कोई डिग्री है क्या? ये जितने बड़े बड़े आप एजुकेटर देख रहे हो, कितनी डिग्री है उनके पास, बताओ जरा। नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? हुनर है। यूजीसी नेट का बेटा सितंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं बेटा, ठीक है, सितंबर लास्ट तक। तो अपने हुनर को पहचानो। जब आप काम करने में इंटरेस्ट लेने लगोगे, चीजों को समझने लगोगे, तो काम में मजा आएगा आपको। नहीं है ना उन लोगों के पास डिग्री, और फिर भी सक्सेसफुल कितने हैं आज की डेट में भाई साहब? मेरे हिसाब से कैरी मिनाती के बारे में जानते हो? उसका तो पहला चैनल ही भाई यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई तुम कर क्या रहे हो, रिव्यू दिया करता था। लेकिन आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है क्या? लोग कहते हैं भाई मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ, तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उनको देख लो भाई, और फिर भी कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ो, कोशिश करते रहो, कोशिश करना हमारा अधिकार है। तो यहाँ पे संभाव्यता, नमूनाकरण, गैर संभाव्यता के बीच में परिभाषा में क्या अंतर है, यहाँ हम आपको क्या बताने वाले हैं? डिफरेंसेस। इन दोनों के डिफरेंसेस जो हमने ऊपर नहीं बताए थे, अभी यहाँ है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। संभाव्यता एक नमूनाकरण टेक्निक है जिसमें संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर एक विधि का उपयोग करके बड़ी आबादी से नमूना चुनते हैं। और गैर संभाव्यता में शोधकर्ता यादृच्छिक चयन के बजाय यानी रैंडमाइजेशन की जगह शोधकर्ता व्यक्ति परक निर्णय के आधार पर नमूनों का चयन करते हैं। डिफरेंस दोनों के याद रखिए, स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे। यादृच्छिक नमूनाकरण विधि है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें जनसंख्या का चयन बड़े रूप में किया जाता है और इसमें मनमाने ढंग से किया जाता है। इसकी शोध निर्णायक होती है किसकी? आपकी प्रोबेबिलिटी की। और जो ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसकी खोज पूर्ण होती है। ये नमूना तय करने की एक ऐसी विधि है जिसमें जनसांख्यिकी का निर्णायक रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है। चूंकि ये नमूनाकरण कौन सी? नॉन प्रोबेबिलिटी, मनमानी है, जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व लगभग हमेशा विषम होता है। संचालन में अधिक समय लगता है क्योंकि बाजार अनुसंधान अध्ययन शुरू होने से पहले अनुसंधान डिजाइन चयन मापदंडों को परिभाषित करता है। और जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें ना तो नमूना है ना नमूने का चयन, तो ये जल्दी हो जाती है। परिणाम निर्णायक होते हैं, इसमें शोध को अटकलबाजी प्रदान करते हैं, यानी उसमें कंफ्यूजन बनी रहती है, पक्षपात पूर्ण हो सकता है, क्योंकि वो कहा जाता है भाई ये तुमने निकाला है, ये तो हो सकता है कि भाई तुमने अपने सोर्स लगाए हो, कुछ भी इसमें आ सकता है। परिकल्पना, इसमें पहले एक अंतर्निहित परिकल्पना होती है और इस पद्धति का उद्देश्य परिकल्पना को सिद्ध करना होता है। इसमें गैर संभाव्यता नमूने में शोध अध्ययन करने के बाद परिकल्पना तैयार की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पेपर 1 की क्लासेस होती है, यहाँ पे पेपर 2 की क्लास आपको सर्च करनी होगी, मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है, कहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे पेपर 2 की क्लासेस हैं, सॉरी पेपर 2 के कंटेंट मिल जाएंगे आपको। और बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग कर सकते हो। चलो ठीक है, इन दोनों के बीच का ये अंतर, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको आप लोग डाउनलोड करना और पढ़ना। क्वेश्चनेयर के बारे में क्या होता है क्वेश्चनेयर, है ना, एक बार दोबारा उठा के पढ़ लेना। अनुसंधान प्रश्नावली 1838 में लंदन की सांख्यिकीय सोसाइटी के द्वारा विकसित की गई थी। अच्छा, डेटा संग्रह प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकृति का डेटा हो सकता है। एक प्रश्नावली सर्वेक्षण के रूप में दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन सर्वे में हमेशा एक प्रश्नावली होती है। ये डिटेल है प्रश्नावली के बारे में, आप लोग एक बार इसको उठा के पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेगा ये बता दो जरा। ये इतना सारा कंटेंट किसी बुक में है क्या? किसी भी बुक में नहीं है।
अच्छी प्रश्नावली के गुण आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक रूपता होनी चाहिए, खोजपूर्ण होनी चाहिए, है ना, नए क्वेश्चंस भी मिले, प्रश्न अनुक्रम होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, एक्सप्लोरेटरी, क्वेश्चन सीक्वेंस, किसके अंतर्गत, क्वेश्चनियर। संरचित प्रश्नावली जहां पे मात्रात्मक डेटा आता है, असंरचित जहां पे गुणात्मक डेटा आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ओपन एंडेड प्रश्न गुणात्मक डेटा एकत्र करने में मदद करता है, जहां उत्तरदाता बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से आंसर कर सकता है। द्विभाजित प्रश्न आमतौर पे हाँ या ना, यानी ये क्लोज एंडेड। द्विविभाजित यानी क्लोज एंडेड, ठीक है, ये हो गया ओपन एंडेड। बहुविकल्पीय एक क्लोज एंडेड प्रश्न प्रकार है जिसमें एक उत्तरदाता को विकल्पों की सूची दी जाती है और प्रतिक्रियाओं का चयन करना होता है। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, स्केलिंग प्रश्न भी होते हैं क्वेश्चनियर में, 4 माप पैमाने के सिद्धांतों पे, NIOR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, ये सारी, इंटरवल। कुछ प्रश्न प्रकार जो पैमानों के मौलिक गुणों को उपयोग करते हैं, रैंक ऑर्डर प्रश्न, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक, स्टेपल स्केल, यहां से इस समय क्वेश्चन आ रहा है। सचित्र प्रश्न यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो चित्र दिखा के आपसे पूछे जाए। ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। क्लोज एंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्केलिंग क्वेश्चन, पिक्टोरियल क्वेश्चन। प्रश्नावली के प्रकार, किस तरीके से प्रश्नावली यानी क्वेश्चनियर पूछा जा सकता है। बस कंप्लीट सोशलॉजी हम पढ़ा दे साइकोलॉजी भी पढ़ा दे, हम सोशलॉजी भी पढ़ा लें। अभी संस्कृत वाले टीचर, ये देखो भाव्या ने बोल दिया, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो क्योंकि वहां पे सारे बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं क्लास ले रहे होंगे, तो वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो क्वेश्चनियर कंप्यूटर के थ्रू करा जा सकता है, टेलीफोन के थ्रू, हाउस क्वेश्चनियर और मेल क्वेश्चनियर। प्रश्नावली कौन कौन सी कहां कहां से की जा सकती है, ऑनलाइन करी जा सकती है, टेलीफोन से, इन हाउस प्रश्नावली जैसे घर आकर के लोग पूछते हैं, मेल प्रश्नावली किसी को मेल भेज दीजिए, वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चनियर, टेलीफोन क्वेश्चनियर, इन हाउस क्वेश्चनियर और मेल क्वेश्चनियर। प्रश्नावली कैसे डिजाइन की जा सकती है, आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू कवर इन अ सर्वे, क्या उद्देश्य है आपका, डोंट मिन्स योर वर्ड, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बी फ्लेक्सिबल विद योर ऑप्शन, आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम, it is important to know your audience, choosing the right tool is important। ये सारी चीजें आती हैं और ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय स्टैटिक से, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्नावली डिजाइन में शामिल चरण, यानी आप प्रश्नावली डिजाइन कर रहे हैं तो आपके प्रश्नावली क्वेश्चनियर के स्टेप में क्या आएगा, शोध के दायरे को पहचाने, इसे सरल रखें। स्टेप ऑफ क्वेश्चनियर, एक समय में एक ही प्रश्न पूछें, क्वेश्चनियर में एक समय पे एक क्वेश्चन, विकल्पों के प्रति लचीला बने। ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड प्रश्न एक कठिन विकल्प होगा। अपने दर्शकों को जानना, सही उपकरण चुनना, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, कीप इट सिंपल, आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम, बी फ्लेक्सिबल विद योर ऑपरेशन, द ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू नो योर ऑडियंस। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे लोगों से पूछ रहे हो जो तैयारी ना हो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जैसे कई बार आपके सामने क्वेश्चन आता होगा, प्रश्नावली और सर्वे के बीच में डिफरेंस, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे ऐड आ जाता है, यूट्यूब पे ऐड आता है कि भाई आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, फिर आप उसको कहते हो नहीं। तो ये भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जिसके पास हम क्वेश्चनियर भेज रहे हैं वो उस चीज को, उस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी ही ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चनियर वहां पर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
प्रश्नावली सर्वे, प्रश्नावली शोध उपकरण है जिसमें उत्तरदाता से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नों का एक सेट होता है। सर्वेक्षण एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग रुचि के विभिन्न विषयों पर जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं के पूर्व निर्धारित समूहों से डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें लक्षित दर्शकों पर आयोजित किया जाता है। क्लोज एंडेड, बहुत ही कम ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड दोनों ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें जवाब उद्देश्य के आधार पर होता है, इसमें व्यक्ति परक या वस्तु परक। तो क्वेश्चन और सर्वे, अब पूरा ये पीडीएफ करा दिया 1 घंटे से, मेरे को तो लग रहा है आज ज्यादा ही हो गई क्लास, लंबी क्लास हो गई, लेकिन यस आपके रिसर्च के स्टेप कंप्लीट हो गए। आज रिसर्च के जो स्टेप हैं उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए मेरे को हमेशा कंफर्म करना पड़ेगा, साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग हैं बट कौन एक्चुअली में अच्छा पढ़ा रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा सर्च कर लो यूट्यूब पे, जो जो फ्री क्लासेस मिल रही है उन सभी को अटेंड करो, साइकोलॉजी लेक्चर से सर्च करो, ठीक है। तो चलो भाई, अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और एक चीज मैं और सोच रही हूँ कि दोपहर में 2 बजे मैं आप लोगों को PYQ क्लास, क्योंकि रात में तो आपकी थ्योरी क्लास होती है, तो 8:30 बजे आपकी थ्योरी क्लास, और 2 बजे अगर मैं आपकी PYQ क्लास, क्योंकि PYQ आपके 2023 तक कराने हैं। तो अगर आप लोग रेडी हो तो आप लोग जरा मुझे एक बारी कंफर्म करके बता देना कि कब से PYQ क्लासेस स्टार्ट की जाए। थैंक यू आशु, थैंक यू हिमांशु। एक बारी कंफर्म करके सब लोग बता देना कि कब से मैं दोपहर के 2 बजे वाली क्लास स्टार्ट करूं, जिससे कि आपके PYQ जो है कंप्लीट हो सके। कॉमर्स के लिए तलवीर सर है बेटा, तलवीर सर को आप ज्वाइन कर सकते हो। पवन, क्या चीज? टेलीग्राम पे आ जाओ सारे लोग। तो टेलीग्राम पे मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगी, तो वहां से आप लोग अपना जो है तैयारी कर लेना, कल से ही स्टार्ट कर दें। रेडी हैं नवीन, हरीश, सब लोग आओगे ये बता दो, ऐसा ना हो पता चला मैं ही अकेली क्लास में बैठी हूँ और तुम लोग आओ ही ना, सोते रहो कि नहीं भैया रात को ही मैम की क्लास होगी, ऐसा ना करना फिर। तो मैं कल, आशु कह रही है जन्माष्टमी के बाद, साक्षी कह रही है कल से ही, तो ऐसा करूंगी मैं, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी। कल दोपहर 2 बजे मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है, आधे घंटे या 15-20 मिनट की क्लास, जिससे कि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हमें क्लास अटेंड करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो चलो भाई, कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। टेलीग्राम पे जुड़े रहें, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पर जैसे ही मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूंगी आप लोगों को मैसेज करूंगी। तो कल 2 बजे आप लोग थोड़ा रेडी रहिए, देखते हैं कल क्या होता है 2 बजे, और उसके बाद रात को 8:30 बजे, ठीक है। तो चलो, अपना फीडबैक, तो भाई फीडबैक के बिना काम नहीं चलेगा, मुझे तो पता होना ही चाहिए मैंने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपके फीडबैक से पता चलता है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फीडबैक जरूर दे देना। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये पीडीएफ थोड़ी देर में वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, सदस्य बन जाए, खरीदे नहीं, सदस्य बन जाए, सदस्य बने और फायदा ले बहुत सारी यहाँ पे पीडीएफ का, लाइव क्लासेस का, क्विजेस का। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।